गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वर्धन साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बाद जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो काफ़ी समय तक और कहें कि कोई भी विस्तृत वंश या साम्राज्य हमको देखने को बाद में नहीं मिला जितना कि मौर्य या गुप्त साम्राज्य हुआ करते थे। और क्योंकि उनका विस्तृत साम्राज्य इसलिए भी मान्य रखता है क्योंकि उन्होंने एक छत के नीचे पूरे भारत को एकत्रित किया था और वहाँ से अपने शासन को चलाया था। लेकिन बाद के कोई भी राज्य हम लोग देखेंगे तो इतना सक्षम नहीं हुआ कि वह उसको आगे चला सके, एक छत के नीचे पूरे भारत को चला सका हो। तो आगे किस तरह से राज्य रहे उसके बारे में हम लोग, और वर्धन वंश क्या था क्योंकि इसका सबसे फेमस जो राजा है वो हर्षवर्धन रहा है। और उसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि वर्धन वंश में और कौन कौन से राजा कैसे क्या रहे थे। गुप्त साम्राज्य की पतनोन्मुख अवस्था में समर्थ प्रादेशिक राजवंशों को अपने अपने क्षेत्रों में एक दृढ़ीभूत एवं स्वतंत्र होने का अवसर मिल गया और राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति पुनः उत्पन्न हो गई। जैसा कि पिछले अध्याय में भी हमने देखा था कि नवोदित क्षेत्रीय शक्तियों में सर्वोपरिता एवं आधिपत्य के लिए पारस्परिक संघर्षों का एक नया दौर शुरू हो गया। यह उल्लेखनीय है कि गुप्त वंश के बाद प्राचीन भारत के इतिहास में किसी भी ऐसी साम्राज्यवादी महाशक्ति का उदय नहीं हुआ जो मौर्यों या गुप्तों की भांति संपूर्ण भारत को एक छत के नीचे रख पाती। गुप्तों के पतन के कुछ समय बाद 7वीं शताब्दी में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पुनः रुकी, लेकिन दूसरे रूप में। उत्तर भारत में जितने राजवंश हुए उनमें से पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश विकेंद्रीकरण की शक्तियों को रोककर उत्तर भारत में एक साम्राज्य बनाने में समर्थ हुआ। उधर दक्षिणापथ में चालुक्य वंश ने तथा सुदूर दक्षिण में पल्लव वंश ने अपने क्षेत्रों की छोटी छोटी शक्तियों को परास्त कर विस्तृत भूभागों में अपने गुप्त साम्राज्य स्थापित कर लिए। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का सम्राट था। अब हम बात करते हैं वर्धन वंश का इतिहास जानने के स्रोत क्या कौन कौन से हैं। वर्धन वंश के इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत है हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्यायों में बाणभट्ट की आत्मकथा है। शेष 5 अध्यायों में हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं एवं हर्ष के प्रारंभिक काल का विवरण है। हर्षकालीन प्रशासन, धर्म, समाज एवं जानकारी के लिए भी हर्ष में प्रचुर सामग्री है। हर्षचरित्र में प्रचुर सामग्री हमको मिलती है। इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने समकालीन परिस्थितियों का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। यद्यपि अलंकारिता एवं काव्यशैली के अन्य दोषों से उसे पूरी तरह मुक्त नहीं माना जा सकता है, फिर भी हर्षचरित्र वर्धन वंश का और हर्षवर्धन के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वर्धन वंश के इतिहास को जानने के कुछ अन्य साहित्यिक स्रोत भी हैं, जैसे बाणभट्ट द्वारा विरचित दूसरा ग्रंथ कादंबरी, महायान, बौद्ध ग्रंथ, आर्य मंजूषी मूलकल्प तथा स्वयं हर्ष द्वारा रचित 3 नाटक ग्रंथ जैसे में प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद है। एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हर्ष रचित नाटक कौन कौन से हैं, तो उनमें प्रियदर्शिका, रत्नावली
और नागानंद विशेष तौर पर प्रमुख है। इन साहित्यिक ग्रंथों में वर्धन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं। हर्ष काल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत उपयोगी एवं विश्वसनीय ग्रंथ चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, जो सियूकी के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सियूकी किसका ग्रंथ है, तो आपको लिखना है हेनसांग का ग्रंथ। हेनसांग हर्ष के समय में भारत की यात्रा पर आया था और यहाँ अपने 15 वर्षों के प्रवास में उसने जो देखा सुना उसे लेखबद्ध कर दिया। वर्धन वंश एवं हर्षवर्धन के इतिहास से संबंधित कई महत्वपूर्ण अभिलेख भी मिले हैं, जैसे बासाखेड़ा का ताम्रपत्र लेख। इसकी तिथि हर्ष संवत 22 अर्थात 628 ईस्वी। मधुबन ताम्रपत्र लेख, इसकी तिथि हर्ष संवत 25 अर्थात 631 ईस्वी। और पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी। और हर्ष के नालंदा मोहर का लेख एवं हर्ष की सोनीपत मोहर का लेख। अब बात करते हैं हम लोग प्रारंभिक वर्धन वंश की और उसका वंश परिचय के बारे में। वर्धन वंश या पुण्यभूति वंश का आविर्भाव स्थानेश्वर या नागेश्वर, वर्तमान थानेश्वर करनाल जिला हरियाणा में हुआ, जो प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व का नगर रहा है। यह नगर प्राचीन श्रीकंठ जनपद की राजधानी था। हर्ष के अभिलेखों में पुष्यभूति का नाम नहीं मिलता है, लेकिन वान ने हर्ष चरित्र में स्पष्ट कहा है कि पुष्यभूति वंश, जो बाद में वर्धन वंश के नाम से भी जाने लगा, का संस्थापक पुष्यभूति था। हर्ष के बासाखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में नरवर्धन को ही वर्धन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना गया है। इन अभिलेखों के अनुसार वर्धन का वंशक्रम इस प्रकार है। पहले नरवर्धन तथा उसकी रानी थी वज्रनी देवी, फिर उसका पुत्र हुआ राज्यवर्धन प्रथम तथा उसकी रानी थी अप्सरा देवी, फिर आदित्यवर्धन तथा उसकी रानी थी महासेन गुप्ता देवी, फिर प्रभाकर वर्धन तथा उसकी रानी थी यशोमती। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। आर्य मंजूर श्री मूल कल्प में नामक बौद्ध ग्रंथों में पुष्यभूति वंश को मूलतः वैश्यकरण का बतलाया गया है। आदित्य नामा वैश्यस्तु स्थानेश्वर निवासितः। हिंसान भी अपने यात्रा वृत्तांत में कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के राजा को फीशे यानी वैश्य बताता है। इसलिए अनेक विद्वान पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को वैश्य जाति मानते हैं। कुछ विद्वान वर्धन वंश को क्षत्रिय भी मानते हैं और उनका कहना है कि हर्षचरित्र में पुष्यभूति और मोखरियों की तुलना क्रमशः चंद्र और सूर्य से की गई है, जिससे यह जान पड़ता है कि पुष्यभूति वंश के राजा चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। अब हम बात करते हैं पुष्यभूति। बाण के कथन एवं विवरण के अनुसार पुष्यभूति को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। बाण के अनुसार पुष्यभूति शिव का अनन्य भक्त था। उसने श्रीकंठ में अपने राज्य की नींव डाली। निश्चित साक्ष्यों के अभाव में पुष्यभूति की राजनीतिक शक्ति और काल का निर्णय करना कठिन है। अनुमानत उसने अपनी राजनीतिक शक्ति की स्थापना 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में की, जब हुनों के आक्रमण और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने से गुप्त साम्राज्य विसंकल हो रहा था। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम तथा आदित्यवर्धन। पुष्यभूति के बाद इस वंश में नरवर्धन नामक राजा हुआ। हर्ष के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हर्ष के राज्यारोहण से पूर्व 5 राजाओं ने शासन किया। पहला नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन तथा राज्यवर्धन द्वितीय। नरवर्धन सूर्य का उपासक था।
उसके काल की कोई महत्वपूर्ण घटना ज्ञात नहीं है। नरवर्धन के बाद उसका पुत्र राज्यवर्धन प्रथम हुआ, उसके बारे में भी कोई अधिक जानकारी हमें नहीं मिलती है। लेकिन राज्यवर्धन के पुत्र आदित्यवर्धन ने उत्तर गुप्त वंश की राजकुमारी महासेन गुप्ता से विवाह कर अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ बनाई। नरवर्धन राज्यवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन महाराज की उपाधि धारण करते थे, जिससे प्रतीत होता है कि वे संभवतः सामंत शासक या सीमित क्षेत्र के राजा रहे होंगे। इन तीनों राजाओं को 525 ईस्वी से 580 ईस्वी के मध्य रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था, जिसने महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि स्वतंत्रता सूचक उपाधियां धारण की। मधुबन ताम्रपत्र लेख में प्रभाकर वर्धन को ऐसा शासक बताया है जिसकी कीर्ति चारों ओर समुद्रों के पार फैली हुई थी। बान ने भी प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा करते हुए लिखा है, हून हिरण केसरी सिंधु राजवरो गुजर प्रजाग्रह गंधा पुट पकुट पाकलह। अर्थात वह प्रभाकर वर्धन हून रूपी मृग के लिए सिंह था, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर था तथा गुजरों की निद्रा को भंग करने वाला था, और गांधा रूपी हाथी के लिए ज्वर था, लाटों की पटुता का अपहरण करता तथा मालव देश की लता रूपी लक्ष्मी के लिए परसों के समान था। इस प्रकार बान भट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को प्रभावशाली नरेश के रूप में वर्णित किया है। लेकिन बान भट्ट द्वारा वर्णित इन प्रदेशों में अनेक हर्ष के साम्राज्य में भी नहीं थे, अतः निसंदेह भट्ट ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली योद्धा था तथा इसी कारण अपने दूसरे नाम प्रतापशील से वह ज़्यादा प्रसिद्ध था। प्रभाकर वर्धन ने सिंधु तक प्राय संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया था और पड़ोसी राज्यों को अपने सैनिक पराक्रम से भयाक्रांत कर दिया था। प्रभाकर वर्धन सूर्य का उपासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था और इनके दो पुत्र थे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से किया, जिसके परिणाम स्वरूप थानेश्वर एवं कन्नौज से मित्रता स्थापित हुई। प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में हुनों ने सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसके पुत्र राज्यवर्धन ने उन्हें पराजित कर देश के बाहर निकाल दिया और इसी अंतराल में प्रभाकर वर्धन अस्वस्थ हो गया एवं उसका देहांत हो गया। अब बात करते हैं हम लोग राज्यवर्धन द्वितीय। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय गद्दी पर आसीन हुआ। बासाखेड़ा ताम्रपत्र लेख में उसे परम सौगात यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी कहा गया है। जिस समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई उस समय उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन हुनों के साथ युद्ध में व्यस्त था। हुनों पर विजय प्राप्त कर राज्यवर्धन थानेश्वर लौटा तो अपने पिता की मृत्यु के विषय में सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया तथा अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को राज्य ग्रहण करने के लिए कहा। हर्ष को अपने भ्राता के विचारों से बहुत दुख हुआ और हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन से कहा कि ऐसी आज्ञा देना वैसा ही है जैसा कि कोई श्रोत्रिय को सुरापान करने, सद्भृत्य को स्वामी से द्रोह करने, सज्जन को अधम से व्यवहार रखने तथा साध्वी को सतीत्व का त्याग करने के लिए कहे। किंतु राज्यवर्धन अपने संकल्प से विचलित नहीं हुआ। इसी समय एक अनुचर ने आकर सूचित किया कि जिस दिन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार मिला उसी दिन मालवा के राजा देवगुप्त ने महाराज
गृहवर्मा जो कि कन्नौज का मोखरी नरेश था और राजेश्वरी का पति था की हत्या कर दी तथा राजेश्वरी को कन्नौज के कारागार में डाल दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में आया कि वह दुष्ट यहाँ की सेना को नेताविहीन समझकर इस राज्य पर भी आक्रमण करने का विचार कर रहा है। राज्यवर्धन ने अपने बहनोई की हत्या का समाचार पाकर अपना विचार बदल दिया तथा 10,000 अश्वारोहियों के साथ मालवराज को परास्त करने के लिए प्रस्थान किया। बान ने लिखा है कि राज्यवर्धन ने अत्यंत सरलता से मालवराज को परास्त कर दिया। डॉक्टर राय चौधरी के मतानुसार यह मालवराज देवगुप्त था। ऐसा लगता है कि देवगुप्त इस युद्ध में मारा गया। संभवतः गौड़ शशांक भी देवगुप्त की सहायतार्थ आया हुआ था। जब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को युद्ध भूमि में मार डाला तो शशांक भी एक तरह से पराजित हो चुका था। शशांक ने राज्यवर्धन से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखकर उसे अपने शिविर में आमंत्रित किया, जहां विश्वासघात कर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार शशांक ने अपने मित्र देवगुप्त की पराजय का बदला लिया। इसी बीच उसने राजेश्वरी को कन्नौज के कारागार से मुक्त कर दिया, लेकिन वह अपने पति और भाई की मृत्यु के समाचार से व्यथित होकर विंध्य के जंगल में चली गई। इसके बाद हमारे महान राजा हर्षवर्धन की राजपूती होगी और वो किस तरह से शासन करते हैं और अपने उसके समक्ष जो कठिनाइयाँ थे उनको कैसे हल करते हैं, उसका हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे।